हम वक्तन फवक्तन आपके लिए कुछ ऐसी सौगातें लाते हैं जो सुन के आपका दिल उछलने लगता है, खुशी से आप फूले नहीं समाते हैं। और आज हमारा भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज कश्मीर में हमारे स्टूडियो में भारत के एक ऊंची कोटि के मौसीकार बैठे हैं। चलिए इनसे बाद में बात करते हैं। पहले एक नगमा आप सुनिए, हल्का सा इशारा आपको मैं देता हूं कि आप जरा पहचानिए कौन है। ये हैं इस्माइल दरबार, लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, अपना मखसूस चश्मा। आपने इनको टेलीविजन स्क्रीन पे बहुत बार देखा होगा और इनके नगमे बहुत आपने रिलिश किए होंगे, एंजॉय किए होंगे। इस्माइल भाई, कश्मीर कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कश्मीर, आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि जन्नत कैसी लगी? बहुत अच्छी। और कश्मीर के लोग भी बहुत अच्छे लगे, कश्मीर के खाने भी बहुत अच्छे लगे। और सच तो ये है कि कश्मीर से वापस जाने को दिल नहीं कर रहा है, मगर कुछ मजबूरियां जिंदगी की ऐसी होती है जो हमको वापस बुला रही हैं। वापस जाना पड़ेगा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनका इश्तियाक ये होगा कि वो आपके बारे में, आपकी जाती जिंदगी के बारे में, आपके फन के बारे में जाने। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप असल में कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जन्म हुआ, मौसीकी में कैसे कदम रखा आपने? मैंने सूरत शहर में जन्म लिया, गुजरात, आपको तो पता ही होगा सूरत। तो सूरत शहर में मैंने जन्म लिया और 13 साल की उम्र तक मैं वहीं रहता था। और सूरत शहर में ही मेरा पूरा परिवार दफन है। तो कहने का मतलब मैं प्योर सूरती हूँ। लेकिन हमारी वालिदा ने मुझे वायलिन सीखने के लिए हमारे वालिद साहब से कहा कि इसको आप बॉम्बे ले जाइए और इसको कुछ सिखाइए, क्योंकि ना ये पढ़ता है और पूरा दिन सबसे झगड़े करते रहता है। तो मुझे इसका फ्यूचर कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, तो बेहतर है आप इसको बॉम्बे ले जाइए। तो हमारे वालिद साहब एक नहायत एक फरिश्ता इंसान थे। उन्होंने कहा ये बहुत छोटा है, ये अकेले बॉम्बे में इतनी तकलीफें होगी, ये रह पाएगा। कब की बात है ये? जब मैं 13 साल का था। आज मैं 46 इयर्स रनिंग है मेरा। तो लगभग 30-32 साल पहले। जी हाँ। तो मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। और ये बॉम्बे में आया तो सबसे पहले राम प्रसाद शर्मा, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो म्यूजिक डायरेक्टर, आपने नाम सुना होगा, वो हमारे गुरु भाई लगते प्यारेलाल। उनके वालिद साहब के पास मैंने वायलिन सीखा, राम प्रसाद शर्मा के पास। फिर उसके बाद उनके बेटे गणेश शर्मा, उनके पास भी मैंने वायलिन की तालीम ली, जो बहुत अच्छे कंपोजर भी थे, जो प्यारेलाल जी से 2 साल छोटे थे, जिन्होंने पुरानी फिल्मों में म्यूजिक भी दिया था। उनका एक गाना बहुत सुपर हिट था कि मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, रफी साहब का गाना, तो हमारे गुरु का ही गाना है। फिर उसके बाद मैंने मायरा मेनजी टीचर, उनसे भी वायलिन की तालीम ली। फिर उसके बाद मैंने काफी अंग्रेजों के साथ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में एज ए वायलिनिस्ट काम किया। फिर उसके बाद मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एज ए वायलिनिस्ट, एज ए म्यूजिशियन बहुत काम किया। फिर उसके बाद कहानी आपके सामने आगे बढ़ी। ये वायलिन ही क्यों चुना आपने? एक्चुअली वायलिन, हमारे वालिद साहब ने कहा बेटा तुम वायलिन सीखो, ये इससे थोड़ा फ्यूचर ब्राइट है। क्योंकि हमारे वालिद साहब क्लानेट और सैक्सोफोन बजाते थे, और वो भी हम लोग बेसिकली हम लोग खानदानी बैंड वाले, जो शादी ब्याह में रास्ते में बैंड बजता है जो। और मैंने अपने वालिद साहब को खुद बचपन में देखा है बैंड में बजाते हुए। तो वालिद साहब नहीं चाहते थे कि मैं भी वो इंस्ट्रूमेंट सीखूं, कि मुझे भी रास्ते पे बजाना पड़े। वाह वाह वाह। हाँ, तो उस वजह से मुझे वायलिन सिखाया और एक ऐसी जगह डाला कि जहां से सीधा रास्ता जाता है फिल्म बॉलीवुड की तरफ। तो राम प्रसाद जी के बेटे थे प्यारेलाल जी, तो हमने वहां सीखा और फिर उसके बाद काम शुरू किया। जब वायलिन का जिक्र करते हैं, कोई आपको, जैसा कि कोई वायलिनिस्ट होता है, कोई संतूर वादक होता है, कोई तबला वादक होता है, कोई सैक्सोफोन बजाने वाला, जो बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता, जिस तरह से उसमें सैक्सोफोन एक ने बजाया था, वो अलग से पीस था। कोई आपको ऐसा पीस अपने वायलिन का याद है कि किसी गाने में आपने बजाया हो? नहीं, मैं एक्चुअली सोलोइस्ट वायलिनिस्ट नहीं था, मैं ग्रुप वायलिन में काम करता था। बट मेरे वालिद साहब का एक गाना आपने सैक्सोफोन में सुना होगा, जब वो बॉम्बे में, हालांकि उस वक्त नूर मोहम्मद बैंड बहुत फेमस था,
भिंडी बाजार में। तो हमारे वालिद साहब वहीं रहते भी थे। तब मेरी एंट्री बॉम्बे में नहीं हुई थी, तो उस वक्त सैक्सोफोन की जरूरत पड़ी थी नैयर साहब को, तो हमारे वालिद साहब ने बजाया था। ये दुनिया उसी की, जमाना उसी का, रफी साहब का गाना था, वो पूरा गाना सैक्सोफोन पे। अच्छा। तो हमारे वालिद साहब ने बजाया वो। वाह वाह। चलिए पहले वो वालिद साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए वो नगमा सुनते हैं। सामने इस वक्त आप ये प्रोग्राम FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं और इस वक्त हमारे पास हमारे साथ सामने इस्माइल दरबार साहब बैठे हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए अपने संगीत की वजह से। उसके बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिल्म इंडस्ट्री में आप जब कदम रखा तो कामयाबी ने आपके कदम चूमे। पहली फिल्म आपको कौन सी मिली? पहली फिल्म मेरी थी हम दिल दे चुके सनम, जिसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला। मतलब सारे अवार्ड्स उसमें मिले मुझे। और वो फिल्म मुझे देने वाले फरिश्ते का नाम है संजय लीला बंसाली। अगर उन्होंने मुझे ब्रेक दिया नहीं होता और मैं इस्माइल दरबार बना नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने जरिया संजय को बनाया। तो मेरा गॉडफादर संजय लीला बंसाली है और पहली फिल्म में जी जान लगाकर मेहनत की और अल्लाह ने उसमें कामयाबी भी दी। संजय से मैंने एक दिन पूछा था, आप लीला क्यों लगाते हैं नाम के साथ? अक्सर लोग बाप का नाम लगाते हैं। कहने मैं अपनी माँ की बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए अपनी माँ का नाम लगाता हूँ अपने नाम के साथ, लीला बंसाली। तो खैर उनको भी मुबारक हो कि उन्होंने आपको ब्रेक दिया और आप कामयाबी के शिखर पे पहुंच गए। आप ही की इसी फिल्म हम दिल दे चुके सनम का कौन सा नगमा आपको सबसे ज्यादा पसंद है? टाइटल सॉन्ग, हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हम, तेरी कसम। FM 102.6 से बात हो रही है फिल्म दुनिया के मशहूर मौसीकार इस्माइल दरबार से। अक्सर लोग ये चाहते हैं कि वो रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छू जाएं और कुछ ख्वाब होते हैं उनके, कुछ मंजिलें होती हैं उनकी। आपने भी कुछ सोच के कदम रखा होगा? बेसिकली मेरी सोच एक ही जगह बहुत बुरी तरह अटक गई थी और वो थी कि जब मैं वायलिन सीख रहा था और बॉम्बे की सारी तकलीफों का सामना कर रहा था, उस वक्त मेरी उम्र 15-16 साल हो चुकी थी। तो हमारे वालिद साहब अक्सर हमारे दादाजी के बारे में बताया करते थे, हमारे परदादा के बारे में बताया करते थे। तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता था, बहुत दुख होता था कि यार इतने गुणी लोग थे मेरे बाप दादा, आखिर इनका मकाम बना क्यों नहीं? बस ये खुन्नस थी मेरे अंदर। और इसी वजह से मैं वायलिन भी सीखा तो मैं सोलोइस्ट नहीं बना, क्योंकि मेरा मकसद बहुत क्लियर था कि मेरे बाप दादा ने इतना अच्छा बजाने के बाद भी उन लोगों का नाम नहीं हुआ, तो मैं अपना नाम, अपनी पहचान जब तक बनाऊंगा नहीं, चैन से बैठूंगा नहीं। ये एकदम से कैसे हो गया कि आपको ब्रेक मिला? कुछ आपने इससे पहले कुछ गाने किए होंगे, कुछ यहाँ वहाँ? सर एकदम से तो कुछ होता नहीं है, ये एक अंदर लावा बहुत सालों से अंदर जल रहा था, वो फटा बस। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा आपने? ऐसी बात नहीं है, पीछे मुड़ के देखना जरूरी है। पीछे मुड़ के मैं रोज देखते रहता हूँ कि क्या चल रहा है, तभी मैं आगे जा पाऊंगा। अक्सर लोग आपको जब चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे देखते हैं तो गुस्सा बहुत करते हैं आप। मुझे गुस्सा सिर्फ इसलिए आता है, एक सक्सेसफुल आदमी या एक बड़ा आदमी या एक पावरफुल आदमी होता है, वो अक्सर कमजोर आदमी को दबाने की कोशिश करता है। और मेरे जहन में ये बात बहुत बुरी तरह बैठी हुई है कि जब भी कोई कमजोर पे दबाव डाले तो इस्माइल तो चुप नहीं बैठेगा। उस वक्त तो इस्माइल दरबार नहीं है, तो एक आम इंसान है बस। और इंसानियत के नाते तुम्हें खड़े होकर लड़ना है, चाहे फिर वो कितना भी पावरफुल आदमी क्यों नहीं हो सामने वाला, बस, और कोई बात नहीं। उसके बाद फिल्में आती गई, हम दिल दे चुके सनम बहुत सुपरहिट हो गई, गाने भी बड़े अच्छे चले उसके बाद का सिलसिला कैसा रहा? फिर उसके बाद मेरी सेकंड फिल्म थी अभिषेक बच्चन की, तेरा जादू चल गया। वासु भगनानी उसके प्रोड्यूसर थे और मुत्थू साहब उसके डायरेक्टर थे। उसके गाने बड़े चले, फिल्म तो एक दिन भी नहीं चली, बट गाने आज भी, जो नए बच्चे जब भी शो होते रहता है तो स्पेशल वो गाना चुनते ही है उस फिल्म का, तेरा जादू चल गया। और जब वो बच्चों ने गाया है तो उनको बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अब बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान सब इस वक्त सुन रहे हैं, उनको भी सुनवा देंगे हम। इस्माइल साहब, आप कुछ खोए से लग रहे हैं कश्मीर आके। खो जाने का सबब ये भी हो सकता है कि यहाँ की खूबसूरती की आपको भा गई। यहाँ अभी आप आए थे, मिले सुर दूरदर्शन ने किया था,
उस पे बच्चों का सुरताल देख के आप खो गए हों, क्योंकि मेरा मुशाहिदा, मैं भी कश्मीरी हूं, मेरा मुशाहिदा है कश्मीरी बहुत सुरीले हैं। आपका क्या ख्याल है? कश्मीरी बहुत सुरीले है, लेकिन आपने सवाल आपका ये है कि मैं बहुत खोया हुआ हूं। तो अक्सर हर एक की जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी चीज से उसको प्यार हो जाता है, और जब उसको अलग होना होता है तो उसको उस चीज का एक दिन पहले से ही उसको वो खोया हुआ रहता है कि यार कल मुझे जाना पड़ेगा, और उसके बाद पता नहीं ऊपर वाला कब दिखाएगा। तो बेसिक मैं खोया हुआ इसलिए हूं कि मुझे कल वापस बॉम्बे जाना है, और वो भी कश्मीर को छोड़कर। तो मेरी उदासी का मेन वही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कश्मीर छोड़ने का। मुझे बहुत पसंद आया कश्मीर, और कश्मीर के लोग, कश्मीर के खाने। तो इन चीजों को अभी से मतलब मेरी बैटरी एकदम डाउन हो चुकी है। हालांकि मेरा जाना तो कल है, पर अफसोस इस बात का है कि मुझे कश्मीर छोड़ना है कल। कश्मीर के मौसीकार और कश्मीर के ये फनकार कैसे लगे आपको? कश्मीर के फनकार मुझे सीधा अल्लाह से कांटेक्ट वाले लगे। एक तो उनकी आंखों में बहुत जुनून है, बहुत दर्द है, और बहुत मोहब्बत भी है। कश्मीर के लोगों में ये तीन चीज एक साथ क्यों है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। जब एक आर्टिस्ट में ये तीन चीज एक साथ आंखों में नजर आए तो वो आर्टिस्ट मामूली नहीं होता है, वो दुनिया की ऐसी की तैसी कर सकता है। तो ये तीनों चीजें आंखों में मुझे नजर आती है। इस्माइल दरबार साहब, फिल्में आप करते रहे, फिल्में करेंगे आप आइंदा भी इंशाअल्लाह। बहुत भी वसी मैदान है आपके लिए। चाहते क्या हैं आप मौसीकी में? जिस तरह से लता जी को जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि बस लता जी के बाद गाना किसी का सुने तो अच्छा नहीं लगता, बशी साहब के बाद किसी का सुने तो अच्छा नहीं लगता। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे बाद किसी का गाना अच्छा नहीं लगे। नेचुरली, क्योंकि चाहना हमेशा अल्लाह से बड़ी चीज ही मांगनी चाहिए। छोटी चीज मांगने से अल्लाह भी बोलता है कि आप फालतू आदमी है, अल्लाह से मांग रहा है तो इतनी छोटी चीज मांग रहा है। सही बात है। तो अल्लाह से हमेशा उम्मीद रखो तो बड़ी रखो। किस चीज की उम्मीद लगाए बैठे हो? मैं एक चीज की उम्मीद लगाए बैठा हूं कि जब तक ये दुनिया जिंदा रहे तब तक इस्माइल दरबार का नाम जिंदा रहे। तो उसके लिए अब अल्लाह ताला रास्ते तू बना, मुझे तो पता नहीं, तो अब रास्ते वही बनाए। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि आपकी जो कंपोजिशंस होती हैं उनमें लोक रस की आमेजिश होती है, हल्का सा टच होता है लोक शैली का। इसका क्या सबब है? क्योंकि मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूं, और मुझे अपनी उसमें वो वेस्टर्न स्टाइल नहीं लगता है। उसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट जरूर होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक हिंदुस्तानीपन होता है। ये हिंदुस्तान का नमक खाया है उसका सबूत है ये। इस मिट्टी का कमाल है बेसिकली। जब हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में इतना कुछ भरा हुआ है तो क्यों हम अंग्रेजों के पीछे भागे? काम तो वो करो कि अंग्रेज लोग भी खुद आके बोले कि कौन है भाई ये, हमसे आके सीखे। जैसे आज जाकिर हुसैन के पास लोग सीख रहे हैं, जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया के पास, उनके पास सीख रहे हैं। तो हमारे हिंदुस्तानी ये लोग देखो आज कितना इन लोगों का नाम है। तो इन्होंने अंग्रेजों को अपना शागिर्द बनाया। तो मैं ऐसे आर्टिस्टों की बहुत इज्जत करता हूं। एक चीज जो मेरे जहन में बार बार ये सवाल मेरे अपने आप से पूछता हूं कि पहले जमाने में रिकॉर्डिंग्स एक साथ सारे साजिंदे बैठते थे। अगर ड्यूएट है तो लता जी और रफी साहब एक साथ हैं, म्यूजिक कंपोजर कंडक्टर वहीं पे खड़ा है, रिकॉर्डिस्ट वहीं पे है। आज आप ट्रैक बना देते हैं, फिर उदित नारायण आके अपनी लाइनें गा देते हैं, अलका जी आके अपनी लाइनें गा देते हैं। सिलसिला कौन सा अच्छा था? मैं खुशकिस्मत हूं कि हम दिल दे चुके सनम मैंने लाइव ऑर्केस्ट्रा किया है और सब साथ में किया है जैसे पहले होता था। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि आखिर में मैंने वो काम किया है। और अभी जो काम चल रहा है वो इतना मैकेनिकल काम है, एक एक वर्ड डब करना, मतलब मजा नहीं आता है। गाना तो हम रिकॉर्ड करने को कर लेते हैं, क्वालिटी वाइज हम बहुत आगे निकल चुके हैं, नो डाउट। क्वालिटी बहुत क्लियर, बहुत क्रिस्टल, प्रोसेस मैकेनिकल हो गया। हाँ, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि उसमें कुछ मिसिंग लगता है। जब हम एक साथ सब मिलकर काम करते हैं तो हर एक की रूह उसमें लगी होती है, और सब लोग जब मिलते हैं एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ जब सब मिलकर काम करते हैं तो उसका एक एनर्जी लेवल अलग होता है।
आज तो किसी को ये भी पता नहीं होता है कि कौन सी फिल्म का गाना है और कौन गाने वाला है इसको और कौन इसमें बजाने वाला है। आप सोचिए, यहाँ पहुंच गए। मेरे साथ ड्यूट गाने वाला कौन है, वो किसी को कुछ नहीं मालूम। म्यूजिशियन को भी ये भी मालूम नहीं है कि म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। मतलब म्यूजिक डायरेक्टर भी कहीं दूसरी सिटिंग में बैठा हुआ है क्योंकि उसको पैसा कमाना है। तो ये चीज अच्छी नहीं है। अभी कितनी फिल्में आपके पास जो हैं जिनको आप अभी, जिन गानों को, नगमों को आप कंपोज कर रहे हैं? मैं इस वक्त एक्चुअली कहना नहीं चाह रहा था, बट कश्मीर में बहुत ज्यादा खुश हूं तो बोल देता हूं। मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं अपनी फिल्म के गाने, जिसको पहली बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। और ये प्रोसेस कुछ थोड़ा उल्टा है। मैं पहले रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, उसके बाद स्क्रिप्ट पे काम करूंगा, उसके बाद मैं आर्टिस्ट को साइन करूंगा, उसके बाद मैं शूट करूंगा। तो ये प्रोसेस से बेसिकली काम होता नहीं है। लेकिन मैंने सोचा मैं जब भी कुछ करूं तो थोड़ा अलग ही करूं। ये रही देश की बात। अब जरा विदेश की तरफ मोड़ देते हैं। आपको विदेश जाने का मौका कब मिला? आप यकीन मानिए, देवदास में मुझे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ ईयर, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर देवदास के डोला रे डोला पे मिला था। 2 अवार्ड एक साथ, बट मैं नहीं गया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लंदन, अमेरिका, मुझे अगर मजा आएगा तो अपने देश में ही आएगा, और अगर मुझे कुछ करना भी है तो अपने देश में रह के ही करना है। मुझे उतनी खुजली नहीं है कि मैं अंग्रेजों तक जाऊं और वो करूं। हाँ, अगर मेरे काम में इतना पावर हो कि वो खुद आए इधर, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे अवार्ड मिलना था, मिल गया। उन्होंने बुलाया, बहुत रिक्वेस्ट की, पर मुझे जाना नहीं था, मैं नहीं गया। आपने कश्मीरी गाने भी कुछ सुने होंगे यहाँ पे? हाँ, सुने, बिल्कुल सुने। कुछ लगा आपको कि कश्मीरी आमेजिश वाला कोई गाना आप अपनी फिल्म में ले लें? सच तो ये है कि अभी उतना डिटेल में मैंने सुना नहीं, क्योंकि मैं अपनी फिल्म का म्यूजिक कंप्लीट, जिस तरह से हमारे चोपड़ा जी जो बेसिकली कश्मीर के हैं, उन्होंने किया कि बम्बरो बम्बरो शाम रंग, या रिंदपोश माल गिंदने द्राई लोलो, कुछ इस तरह का आपने जहन बना लिया? असल में क्या हुआ ना, मैं बना लीजिए। पिछले 6 महीने से मैं अपने म्यूजिक पे काम कर रहा हूँ जी। तो मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, और झूठ बोलकर खामा बोलते हैं ना कि अब कश्मीर वालों को खुश करने के लिए मैं ये बोलूं कि नहीं मेरा बहुत दिल आ गया है। बेसिकली मेरा म्यूजिक ऑलरेडी सब कंपोज हो चुका है और रिकॉर्डिंग प्रोसेस चालू है ऑलरेडी। अब वो बात अलग है, अब मैं जब ये वीडियो देखूंगा, क्योंकि अभी मैं आया था वो 5 बच्चों को सुनने, तो मेरा फोकस उस पे था। अगर इस शो का वीडियो मेरे पास आएगा और मैं ये गाने फिर से सुनूंगा इस लिहाज से कि मेरी फिल्म में कोई ट्यून बैठती है कि नहीं, अगर बैठेगी तो मैं जरूर करूंगा। जब आप गाने कंपोज करते हैं या म्यूजिक उसका रिकॉर्ड करते हैं या परकशन रिकॉर्ड करते हैं, कभी वायलिन खुद बजा लेते हैं? देखिए, सबसे दूसरा एक और सच ये है कि जब मुझे संजय ने फिल्म दी थी हम दिल दे चुके सनम, तो संजय ने सबसे पहले एक शर्त रखी मेरे पास कि आपको अगर मेरी फिल्म करनी है तो आपको वायलिन छोड़ना पड़ेगा। और मैंने 3 या 4 सेकंड में उसको बोला, छोड़ दिया। जबकि 22 साल मैंने वायलिन बजाया था। जब उसने ये सवाल मेरे सामने रखा था, मैंने 3-4 सेकंड भी नहीं लिया सोचने में, क्योंकि मेरा मकसद वायलिन बजाना नहीं था। मेरा मकसद था कि इस्माइल दरबार क्या चीज है ये दुनिया जाने। वायलिन अच्छा बजा के भी कितना अच्छा बजाऊंगा, मोजार्ट तो बन नहीं सकता हूं। तो मोजार्ट के लेवल का काम मुझे करना है तो फिर मैं कंपोजर बन जाऊं। और कंपोजिशन ऐसी चीज है, मैं आपको दूसरी एक और बात बताऊं, कंपोजिशन एक ऐसी चीज है जो सीखने से नहीं आती है। ये कुदरत की तरफ से एक गिफ्ट होता है। जो हमारे वालिद साहब ने, जब मैं गाने बनाता था तो हमारे वालिद साहब मुझसे कहा करते थे, बेटा ये गाना तुमने बनाया है, मुझे यकीन नहीं होता है। तो मैं बोलता था, अब्बा अभी आपके सामने तो बना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे वालिद साहब को भी इस बात पे नाज था, हमारे गुरु, उनको भी इस बात पे नाज था। तो इसका मतलब तो ये कुदरत की तरफ से ही है। कंपोजिशन सीखने से नहीं आती है, दिल से आती है। दिल से आती है। ये कंपोजिशंस बनाते या बनते कुछ आप पीछे भी चले जाते हैं? कोई कंपोजिशन आपको अच्छी लगी हो, उसको थोड़ा सा हेर फेर करके या कुछ बदल के कुछ उसकी कोई चीज अच्छी लगी हो? देखिए, सबसे पहले तो जब मैं गाना कंपोज करता हूं तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिरिक्स राइटर, जो गाना लिखता है। क्योंकि मैं पहले गाना लिखवाता हूं, गाना लिखने के बाद उसके अल्फाज बेसिकली क्रेडिट राइटर को जाता है। उसके अल्फाज का इतना पावर होता है जो
खुद ब खुद मेरी रूह मतलब उस तरफ चली जाती है और गाना बन जाता है। अगर राइटर ने अच्छा लिखा नहीं है तो रूह बड़ी बेचैन हो जाती है। तो फिर मैं समझ जाता हूँ 2-3 दिन में, फिर मैं राइटर को बोलता हूँ भैया एक काम करो, कुछ दूसरा लिखो, कुछ आ नहीं रहा अंदर से। तो मैं पूरा डिपेंड हूँ राइटर पे। अगर अच्छा लिरिक्स मेरे हाथ में है तो मैं कोशिश करूंगा अच्छा गाना बनाने की। सही बात है। जब कुछ सब्जी अच्छी हो तो पकाने में मजा आए। बात आपसे जारी रहेगी। आप ही की पसंद का, आप ही की फिल्म का कोई नगमा आप बताएं जो सुनने वालों को पेश करें। मेरी पसंद का एक और गाना है जो लोगों को बहुत पसंद आया है और वो हम दिल दे चुके सनम का ही है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। वो पंचम पे गाया उसने। FM 102.6 से बात हो रही है फिल्मी दुनिया के मशहूर मौसीकार इस्माइल दरबार से। इस्माइल साहब, आप बचपन से खुद भी म्यूजिक सुनते रहे, नगमे रेडियो खोल के सुना करते थे, तभी तो आप इस तरफ रागिब हो गए। कौन से फनकार को आप ज्यादा पसंद करते थे और क्यों? एज ए सिंगर मैं सबसे ज्यादा रफी साहब को बहुत पसंद करता था, लता जी को। उसके बाद मुझे कोई पसंद आज तक नहीं आया। मैं माफी चाहूंगा सुनने वालों के लिए, क्योंकि ये दो लोग ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों को गाना बजाना मतलब साथ में बैठ के किया, ऐसे लगता है। हालांकि एक तरफ अल्लाह ने ये भी कहा है कि म्यूजिक हराम है और दूसरी तरफ ये भी इतना बड़ा टैलेंट भी दे दिया है, गला भी ऐसा सुरीला दिया। हाँ, मतलब मखमली आवाज और अल्फाजों को किस तरह बयां करना, किस तरह उसका एक्सप्रेशन देना। तो इन दो सिंगरों मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, हालांकि बाकी लोगों को और भी बहुत सारे सिंगर्स है, सभी अच्छा गाते हैं, बट मेरी नजर में लता जी और रफी साहब। तो अब मैं एक डुएट देकर जा रहा हूँ, आप प्लीज हमारे चाहने वालों को जरूर सुनाइए। ये गाना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और लता जी और रफी साहब ने गाया है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो।